है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। और सॉल्यूशन चैप्टर में अब तक आप लोगों ने पढ़ा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें मैंने आपको दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बता दिया है। एक आपका था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एक था आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये है आपका लेक्चर नंबर 19 सॉल्यूशन चैप्टर का, जिसमें हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मैंने आपको पहले ही बताया था 4 तरह के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। ये आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसके बारे में इस पूरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से बहुत मिलता जुलता है। अगर आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है तो आप इस वीडियो में देखिएगा, आपको बहुत कम डिफरेंस मिलेगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में लगेगा कि वही चीज रिपीट हो रहा है, एक तरह से रिवीजन टाइप। ठीक है, हालांकि इसके थ्योरीज थोड़ा अलग हैं, थोड़े बाकी थ्योरीज थोड़ा अलग है, बाकी फॉर्मूला तो बिल्कुल ही सेम है, न्यूमेरिकल भी एकदम एक टाइप का है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक बात और, इसे क्रायोस्कोपी भी कहा जाता है, क्रायोस्कोपी। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को क्रायोस्कोपी भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं, सबसे पहले फर्स्ट समझते हैं कि व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग ये पढ़े थे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसी तरह से ये समझेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, जैसे हिंदी में से गलनांक कहा जाता है, तो हम लोग जैसे ही मतलब अपने चाइल्डहुड में जब हम लोग 9-10 में भी हम लोग पढ़े होंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कि जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड फ्रीज करना शुरू करता है, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड फ्रीज करना शुरू होता है उसे ही हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में। ठीक है, लेकिन यहां जो हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन देंगे वो वेपर प्रेशर के टर्म्स में देंगे। जैसे मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट में बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट का जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था वो वेपर प्रेशर के टर्म्स में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते थे जिसपे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, यानी कि 1 atm के बराबर हो जाए, उसे ही हम लोग बॉइलिंग पॉइंट करते थे। तो सिमिलरली फ्रीजिंग पॉइंट को भी इसी तरह से डिफाइन किया जाता है। तो मैंने डेफिनेशन आपके सामने लिख दिया है, एक बार मैं पढ़ देता हूं। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम। पहला बात तो ये है, आप जानते हैं कि लिक्विड फॉर्म होता है और एक सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे अगर हम लोग वाटर का बात करें तो वाटर का एक लिक्विड फॉर्म होता है और वाटर का सॉलिड फॉर्म यानी कि आइस होता है। तो जिस टेम्परेचर पर ये दोनों इक्विलिब्रियम पर आ जाए, किस चीज पे आ जाए, इक्विलिब्रियम पर आ जाए, उसे ही हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ये तो है, इक्विलिब्रियम का मतलब नाइदर लिक्विड, नाइदर जो आपका पानी है वो ना तो बर्फ में पूरी तरह से कन्वर्ट हो रहा है और ना ही बर्फ जो है पूरी तरह से पानी में कन्वर्ट हो रहा है, इक्विलिब्रियम पर है, बीच बीच का फेज, मतलब लिक्विड और सॉलिड फॉर्म इक्विलिब्रियम पर है, कंप्लीटली ना ये इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, एकदम जो बीच का अवस्था होगा उसे ही कहा जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, देखिए समझने के लिए तो आप लोग इतना समझते होंगे, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड फ्रीज करता है, जमता है, उसे फ्रीजिंग पॉइंट करते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आया आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है तो आपको यही डेफिनेशन लिखना है। ये तो हो गया, लेकिन इसके साथ मैंने एक और पॉइंट को भी इंक्लूड किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, देखिए, एंड हैव वेपर प्रेशर आर इन इक्विलिब्रियम एंड हैव सेम वेपर प्रेशर। ठीक है, अब ये क्या बात है, ये क्या बोलना चाह रहा है, एकदम ध्यान से समझिएगा। जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का और उसका जो सॉलिड फॉर्म होता है दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाए, क्या बोला मैंने, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड और उसका जो सॉलिड फॉर्म है दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाए, उसे ही कहा जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, पहला बात मैंने क्या बोला, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड और उसका सॉलिड फॉर्म इक्विलिब्रियम पर हो। ठीक, और साथ साथ मैंने क्या बोला, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड और उसका जो सॉलिड फॉर्म है दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए, उसे ही फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। जैसे देखिए, जिस टेम्परेचर पर, जैसे पानी है और बर्फ है, पानी और बर्फ का वेपर प्रेशर जहां बराबर हो जाता है, जिस टेम्परेचर पर बराबर होता है, उसी टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाएगा। ठीक है, किसी लिक्विड का और उसका जो सॉलिड फॉर्म है दोनों का वेपर प्रेशर जहां समान हो जाता है, इक्वल हो जाता है, उसे ही फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, या फिर एक बात मैंने दो बात बोला, पहला बात क्या बोला कि जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड और उसका जो सॉलिड फॉर्म है इक्विलिब्रियम पर हो। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला कि जिस टेम्परेचर पर दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, लिक्विड का और सॉलिड फॉर्म का, उसे ही कहा जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। याद रखिए, सेम सब्सटेंस होना चाहिए, मतलब बर्फ और पानी तो सेम सब्सटेंस है, सब्सटेंस तो दोनों सेम है, दोनों का वेपर प्रेशर जहां बराबर हो जाता है उसे ही फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने एग्जांपल भी लिख दिया, एट 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एंड आइस बिकम सेम। पानी और बर्फ का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। सो 0 डिग्री सेल्सियस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस पानी का क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए यहां तो हो गया। अब सवाल है व्हाट इज डिप्रेशन।
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? मैंने सिर्फ डिप्रेशन लिखा है, एक्चुअल में है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हिंदी में बोलते हैं गलनांक का अवनमन, ठीक है, डिप्रेशन, ठीक है, अवनमन नहीं शायद, हाँ अवनमन, गलनांक का अवनमन हिंदी में इसे ही कहा जाता है डिप्रेशन, है ना। डिप्रेशन का मतलब कोई चीज़ का घटना, ठीक है, क्लियर। तो देखिए पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद मैं जनरलाइज में आपको समझाऊंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग, मैं यहाँ से समझाता हूँ, थियोरेटिकल पार्ट आपको बाद में समझ में आएगा। देखिए P0 A PS से बड़ा होता है, ये मैंने आपको तीसरी बार बोर्ड पे लिख रहा हूँ। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है, ठीक है। मैंने क्या कहा? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने जब आपको एलिवेशन बताया था, वहाँ क्या बताया था कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। याद कीजिए मैंने ऐसे ही बताया था, वेपर प्रेशर आपका बॉइलिंग पॉइंट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, ठीक है। अब आप ऐसा सोचिए, अब आप ये बताइए कि वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट को तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान रखिएगा, वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती। मतलब आपका वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर कम है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि अगर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज़्यादा है और ये दोनों दोस्त है, तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट भी तो सॉल्यूशन से ज़्यादा होगा, ठीक है। याद रखिए यहां पे जब बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था तो ये सिंबल इस साइड था, ठीक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा हो गया था क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन चूंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन से क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जो एरो इस साइड है वही एरो यहां भी है। T0F का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, और ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए वहां मैंने लिखा था T0B, ठीक है, और वहां और TB होता था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और T0B था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। B के जगह यहां पर F है और F का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ज्यादा होगा किससे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से, ठीक है, क्योंकि ये इसका क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब अगर ये इससे बड़ा है तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा, जस्ट लाइक जैसे एलिवेशन था। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग डेल्टा TF लिखते हैं, और वही डेल्टा TF को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा TF का फॉर्मूला हो जाएगा T0F माइनस TF। मतलब प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा और सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, उसे ही कहेंगे हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये समझ में आ गया। अब इसी चीज को लैंग्वेज बना के इधर साइड लिखा हुआ है, एक बार मैं पढ़ देता हूं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, वी नो दैट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन, ये तो हम लोग जानते हैं। उसके बाद एंड वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रीजिंग पॉइंट, और वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट से डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज हायर देन सॉल्यूशन, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का भी फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का भी ज्यादा होगा, किससे? सॉल्यूशन से, क्योंकि वेपर प्रेशर ज्यादा है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का घटता है ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, मतलब सीधा सीधी कह सकते हैं कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट था, ठीक है, उसमें हम लोगों ने जब सॉल्यूट डाल दिया तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ गया कि घट गया? फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ? घटा, ठीक है, इसलिए इसका नाम है डिप्रेशन। घटा तब ना, TF आपका कम है, किससे? T0F से। मतलब पानी था, उसमें जैसे आपने सॉल्यूट मिलाया तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? घट गया, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसे ही क्या कहा जाता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। मैं आपको एक बार अपने लैंग्वेज से समझा देना चाहता हूँ, एकदम जनरलाइज्ड वे में। ये तो आपका किताबी हो गया, आप उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, ग्राफ में समझा दूंगा। मैं ऐसे समझा रहा हूँ। देखिए आपके पास मान लीजिए पानी है, ठीक है। अगर आपने, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, आप लोगों ने कभी आइसक्रीम बनाया होगा, मतलब घर का आइसक्रीम का बात कर रहा हूँ, बाहर का नहीं। घर का आइसक्रीम मतलब जैसे हम लोग मिल्क लेते हैं, ठीक है, दूध लेते हैं, उसमें कुछ पाउडर डालते हैं, शुगर डालते हैं, तो हम लोगों ने उस तरह से करके आइसक्रीम जरूर बनाया होगा, ठीक है। फ्रीजर में रख करके हम लोगों ने आइसक्रीम बनाया होगा, ठीक है। पहले एक बात बताइए, मैं सिंपल से बताता हूँ। अगर आपने कोई लिक्विड लिया है, जैसे पानी ही लिया है, ठीक है, पानी लिया है, उसे फ्रीजर में अगर हम लोग रखेंगे तो 0 डिग्री पर फ्रीज होना पानी शुरू हो जाता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है। अब आप ये बताइए कि उस पानी में अगर हम लोग थोड़ा कोई पाउडर डाल दें, ठीक है, उसमें चीनी डाल दें, ठीक है,
मतलब सॉल्यूशन बना ले। पहले पानी था, अब क्या बन गया सॉल्यूशन। अब वो 0 डिग्री पर ही फ्रीज करेगा या और कम टेम्परेचर पर फ्रीज करेगा, मतलब उसको और ठंडा चाहिए या फिर उतना ही टेम्परेचर पर फ्रीज करना शुरू कर देगा। कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है। तो अब आपको शायद दिमाग में बैठ गया होगा, अब वो 0 डिग्री पर फ्रीज नहीं करेगा, उसको और कूल टेम्परेचर चाहिए, मतलब और कम। तो 0 से कम मतलब नेगेटिव में -2, -3, -4 इस तरह से फ्रीज करेगा। 0 पर तो फ्रीज नहीं करेगा। 0 पर कब फ्रीज करता? जब प्योर पानी होता। लेकिन आपने जब सॉल्यूट मिला दिया तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? घट गया, ठीक है। पहले 0 था, अब हो गया -3, -4। यही जो घटता है ना फ्रीजिंग पॉइंट, इसे ही कहा जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जबकि याद कीजिए बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा नहीं होता था। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता था? पानी 100 डिग्री पर उबलता था, उसमें जब सॉल्यूट मिलाते थे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट पहले से क्या हो जाता था? बढ़ जाता था। उसी को कहा जाता था इलिवेशन। इलिवेशन का मतलब बढ़ना होता है। लेकिन जब वही सॉल्वेंट में जब आपने सॉल्यूट मिला दिया तो फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, इसलिए इसको कहा जाता है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब घटना, इलिवेशन का मतलब बढ़ना। सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, उसे इलिवेशन कहते हैं। सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाने पर फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, उसे डिप्रेशन कहते हैं। समझ में आ गया होगा? मुझे पूरा ये उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जांपल से एसोसिएट करना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, मतलब डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला है टी नॉट एफ माइनस टी एफ, जबकि डेल्टा टीबी का फॉर्मूला था टीबी माइनस टी नॉट बी। वहां नॉट वाला पार्ट पीछे था, ठीक है। इस बात को नोटिस कीजिएगा, ठीक। चलिए तो हो गया। अब मैं ग्राफिकली इसे समझाने का कोशिश कर रहा हूं। याद कीजिए मैंने एलिवेशन में भी आपके लिए ग्राफ बनाया था, सेम टू सेम ग्राफिकली मैंने यहां समझाया, ठीक है, मैंने लिख दिया है, ठीक। देखिए वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है। किसके बीच का? वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। मैंने एक बार ग्राफ ये फिर से मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। बाद में मैं इसे मिटा दूंगा क्योंकि ये साफ लिखा हुआ है, क्योंकि मैं उधर समझाने के लिए बना रहा हूँ। यही ग्राफ उधर बनाओ, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। सेम ग्राफ मैंने एलिवेशन के लिए भी बनाया था, वही वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के लिए, याद कीजिएगा। उसमें मैंने 2 कर्व दिखाया होगा, याद कीजिएगा। उसमें ऊपर वाला जो था वो था आपका सॉल्वेंट और नीचे वाला था आपका सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से क्या होता है? ज्यादा, इसलिए वेपर प्रेशर टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा, इसलिए ग्राफ आपका सीधा है। लेकिन प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, इसलिए वो ऊपर है, सॉल्यूशन का नीचे है, ठीक है। ये दोनों अभी बताइए किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अब बताइए सॉलिड फॉर्म जो होगा, वो सॉलिड फॉर्म जो होगा ग्राफ में कहां होगा? इसके ऊपर होगा कि कम होगा? तो सॉलिड फॉर्म ग्राफ में नीचे होगा। ये है आपका सॉलिड फॉर्म, ये है आपका क्या फॉर्म? सॉलिड फॉर्म, ठीक है। मतलब अगर ये ठोस बन जाए तब उस समय ग्राफ यहां पर है, ठीक है। अब देखिए, अब समझिए इसको, मैं थोड़ा अलग ढंग से समझा रहा हूं और इसी को बाद में यहां आपको सब तरीके से अच्छे तरीके से यहां साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या है, मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताया था? जिस टेम्परेचर पर दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाए उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों में रेस लगा हुआ है कि मैं सॉलिड फॉर्म को जल्दी पहुंचूंगा। ये कहता है मैं पहुंचूंगा, सॉल्यूशन बोलता है मैं पहुंचूंगा, ठीक है। तो देखते हैं पहले कौन पहुंचता है। इन दोनों में रेस लगा हुआ है। तो आप बताइए थोड़ा सा कि इन दोनों ग्राफ में कौन सा ग्राफ इस सॉलिड फॉर्म के ज्यादा नजदीक है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ ज्यादा नजदीक है, देखिए ये यहीं पे पहुंच जाएगा यहाँ पे। जबकि इसको तो ऐसे तो नहीं यहाँ से शॉर्टकट मारेगा, कर्व है तो कर्व तरीके से ही पहुंचेगा। ये यहाँ पर पहुंचा, ठीक है, ये यहां पर पहुंचा, प्योर सॉल्वेंट यहां पहुंचा, सॉल्यूशन यहां पहुंचा। मतलब प्योर सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट हो गया, प्योर सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट हो गया। मतलब यहां पर ये यहां पर कट हुआ और सॉल्यूशन यहां पे कट हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? मतलब ये क्या, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट बताता है कि सॉलिड फॉर्म और सॉल्वेंट दोनों का वेपर प्रेशर यहां बराबर हो गया, और जहां पे दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है, वेपर प्रेशर सेम हो जाता है, उसे कौन सा पॉइंट बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि ये जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर हुआ, इसी टेम्परेचर पर ना हुआ, इस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का और उसके सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर क्या हो गया? सेम हो गया। तो ये जो टेम्परेचर है, इसको प्योर सॉल्वेंट का क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। और प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग क्या लिखते हैं? टी नॉट एफ, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन को यहां लगा, मतलब सॉल्यूशन ये इस पॉइंट पे सॉल्यूशन और सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर क्या हो गया? सेम हो गया, ठीक है। तो उस समय टेम्परेचर क्या था? तो उसमें टेम्परेचर यहां था, ठीक है। ये टेम्परेचर पर हुआ ना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? टी एफ, ठीक है। तो टी नॉट एफ हो गया आपका इतना और टी एफ हो गया आपका इतना। अब बताइए दोनों में बड़ा कौन है? तो कॉमन सेंस की बात है, टी नॉट एफ आपका इतना है, टी एफ इतना है, मतलब टी नॉट एफ ज्यादा है। अब ये ज्यादा है तो दोनों में अंतर है, तो ये जो अंतर है यही है ना, और इसी अंतर को हम लोग बोलेंगे डेल्टा टी एफ, ठीक है। यही है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये चीज मैंने यहां बना दिया, ठीक। आपको इधर नहीं बनाना, मैंने साफ साफ यहां लिख दिया। ये है आपका सॉलिड स्टेट, ये है आपका प्योर सॉल्वेंट, ये है आपका सॉल्यूशन, ठीक है। ये पॉइंट कहलाएगा टी नॉट एफ और ये पॉइंट कहलाएगा टी एफ, और जो डिफरेंस है इसको लिखेंगे डेल्टा टी एफ। दिस इज योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं हट जाता हूं, आपको पूरा थ्योरेटिकल पार्ट को लिख लेना है, ठीक है। चलिए
अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक। अब हम लोग ये साबित करेंगे कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आपका एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कैसा प्रॉपर्टी है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेम है, सब कुछ एकदम वैसे ही चल रहा है, ठीक है। दोनों सेम ही ग्राफ है, ठीक है। देखिए, तो आप लोग लिखिएगा नीचे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लिखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखिए, इसमें मैं आपको प्रूफ नहीं करूंगा। देखिए, मैंने आपको याद कीजिए बताया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे था, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपके मोलैलिटी पर डिपेंड किया था, ठीक है। तो जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलैलिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो भी चेंज इन टेम्परेचर है। अरे एलिवेशन क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। उसी तरह से डिप्रेशन भी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। दोनों तो चेंज इन टेम्परेचर है ना। तो जैसे वो मोलैलिटी पर डिपेंड करता है, ये भी आपका मोलैलिटी पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, लाइक elevation in boiling point, depression in freezing point also depends on molality of solution, ठीक है। यानी कि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी पर डिपेंड करता है, ठीक। अब देखो सेम एकदम सब कुछ सेम। अब वहां पर जब हम लोग कांस्टेंट को हटाए थे तो के बी लिखे थे, यहाँ लिखेंगे के एफ। यहाँ कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? के एफ। वहाँ क्या लिखे थे? के बी। इस के एफ को क्या कहा जाता है पता है? ठीक है, सेम टू सेम। देखिए एकदम सब कुछ वैसे ही है, ठीक है। वेयर के एफ इज कॉल्ड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। वहां क्या था? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। यहाँ क्या है? मोलर डिप्रेशन। क्यों? इस साइड है आपका मोलैलिटी, इसलिए मोलर। इस साइड है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसलिए डिप्रेशन कांस्टेंट। और इसका एक और भी नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। देखिए आपको उसको क्रायोस्कोपी बोलते हैं, इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक। अब देखिए, तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सेम टू सेम, डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका, इसका मतलब ये भी क्या है? ये देखिए इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक। तो डेल्टा टी एफ भी किस पे डिपेंड कर रहा है? सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? या कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। कंसंट्रेशन बोलिए या सॉल्यूट का अमाउंट बोलिए, और जो चीज़ सॉल्यूट के अमाउंट या कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है उसे ही क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ लिखेगा, सिंस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, so it is a colligative property. It is a colligative property. ये आपको लिख देना है, ठीक है। ये हो गया आपका, कितना सिंपल। अब फॉर्मूला भी देखिए वही है, बस अंतर क्या है कि डेल्टा टी एफ का मतलब यहाँ पर क्या होगा आपका? डेल्टा टी एफ का मतलब होगा यहाँ पे, यहाँ मैं लिख देता हूँ इस साइड, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे के एफ के बारे में, जैसे मैंने आपको के बी के बारे में बताया था, सेम टू सेम मैं के एफ के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। सेम टू सेम है। देखिए, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। कोई आपको बोलेगा कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है, डिफाइन कैसे करेंगे? तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, ठीक है। तो आप बताइए कि अगर हम लोग m बराबर 1 मोलर लिख दें, सेम है, देखिए, तो डेल्टा टी एफ के एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि जो आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है, वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर है अगर सॉल्यूशन का मोलैलिटी यूनिटी हो। सेम डेफिनेशन, तो लिख सकते हैं कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इफ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी। बस ये हो गया आपका, ठीक है। ये भी हो गया। अब के एफ निकालने का क्या फॉर्मूला है? जैसे के बी निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सेम टू सेम के एफ निकालने का भी सब वही फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्या लिखेगा? एम आर
टी नॉट एफ का होल स्क्वायर बाई 1000 डेल्टा एच एफ यू एस फ्यूजन। ठीक है, सब कुछ वैसे ही है। एम क्या है आपका? मोलर मास। मोलर मास किस चीज़ का? सॉल्वेंट का। ध्यान रखिएगा के एफ भी सॉल्वेंट के लिए होता है, जैसे के भी सॉल्वेंट के लिए होता था, के एफ भी किसका होता है? सॉल्वेंट का ही होता है। तो यहाँ एम बी लिख सकते हैं आप। ठीक है, एम बी हो गया। आर गैस कॉन्स्टेंट। टी नॉट एफ वहाँ था टी नॉट बी, यहाँ है टी नॉट एफ, वो था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। टी नॉट एफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और डेल्टा एच फ्यूजन एफ यू एस, इसे कहा जाता है मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन वो था आपका मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और ये क्या है आपका? फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे फ्यूज कर रहा है ना, इसीलिए। तो के एफ के लिए बस डेल्टा एच फ्यूजन होना चाहिए, वहाँ था आपका डेल्टा एच वेपराइजेशन, वहाँ था टी नॉट बी, यहाँ है टी नॉट एफ। बाकी सब कुछ वही है फॉर्मूला में, देख लीजिए। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि वही वीडियो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, आपको फिर से इसको लिख लेना है। ठीक, चलिए अब मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ। ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही चल रहा है। ठीक, अब न्यूमेरिकल। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी देखिएगा, बनाइएगा तो आपको लगेगा बिल्कुल सेम। और न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? तो बस ये। और अगर के एफ का आया, जबकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि के एफ का कोई भी न्यूमेरिकल या के बी का कोई भी न्यूमेरिकल जो होता है वो जनरली आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस नहीं है उस पर। ठीक है, चलिए अब मैं 3 क्वेश्चन आपको फिर से बताऊंगा, वो तीनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं, और बनाने के लिए मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए क्या, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, फॉर्मूला यही है आपका। ठीक है, सेम देखिए, लगेगा कि वही चीज बना रहे हैं। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 इज मिक्सड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ही होता है, और दूसरा चीज क्या पूछा है आपसे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है देखिएगा। सबसे पहले अगर 2 मास दिया हुआ है तो साफ पता है आपको WB हो गया आपका 45 ग्राम। ठीक है, WA कितना ग्राम हो गया? तो 600 ग्राम। ठीक है, तो WB और WA दोनों का जरूरत पड़ता है। और MB हम लोग निकाल लेंगे किसका? इथाइलिन ग्लाइकॉल का। फॉर्मूला आपको दिया हुआ है C2H6O2। तो कैसे निकलेगा? 12 गुने 2 प्लस 6 गुना 1 प्लस 2 गुना 16, यानी कि 24 प्लस 6 प्लस 32, तो आपका हो जाएगा 62 ग्राम पर मोल। ये हो गया आपका MB। ये तीनों चीज़ आपको पता है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ, KF दिया हुआ है। KF दिया हुआ है आपको 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। देखिए KF का भी यूनिट वही होगा जो KB का होगा, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि KB का यूनिट क्या होता है। सेम मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। जैसे देखिए मैंने आपको बताया था कि पानी का आपको KB याद करने के लिए मैंने बोला था 0.52, उसी तरह से पानी का आपको KF भी याद रखना है 1.86। हो सकता है कि कभी एग्जाम में न्यूमेरिकल बने आपको KF ना दिया हुआ हो, तो आपको कम से कम पानी का KF और KB आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF बराबर वाट, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी पूछा है आपसे, यानी कि TF। ठीक है, TF आपका क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। T0F क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। डेल्टा TF क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग निकालते हैं। कितना आसान होगा, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला पर है। डेल्टा TF बराबर होता है KF WB गुना 1000 बाई MB गुना WA। तो KF है आपका 1.86 गुना WB 45 इंटू 1000 बाई MB है आपका 62 और WA है आपका 600। चलिए यहाँ से इसको काट सकते हैं हम लोग। ठीक है, और 0 से कट गया, 3 से काटेंगे 2, 3 से काटेंगे तो 15, हाँ, और ये 2 से कट जाएगा आपका 0.93। ठीक है, और आपको कुछ इसमें कट सकता है, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग। 2.25 आएगा, 2.25 केल्विन। डेल्टा TF आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? TF। तो आपको पता है डेल्टा TF बराबर होता है T0F माइनस TF। अब आप बोलेंगे सर T0F तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो पानी है ना सॉल्वेंट, पानी का कभी फ्रीजिंग पॉइंट देगा? पानी का बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए, किसी को भी पता होता है। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है और फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 273 केल्विन। मैंने आपको बताया भी था, एक्यूरेट अगर आप देखिएगा तो 273.15 होता है। ठीक है, अगर आपको 1.5 नहीं भी याद रहेगा तो 273 लिख देंगे। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 373.15 और फ्रीजिंग पॉइंट 273.15। 1.15 हटा भी देंगे तो दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो ये हो गया आपका, आपको निकालना क्या है टी एफ, तो टी एफ बराबर इसको इधर करके इसको इधर कर देते हैं, टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। तो टी नॉट एफ कितना, टी नॉट एफ 273.15 माइनस 2.25, ठीक है 273 लेके भी बना सकते थे। तो 5 में से 5 गया 0, 11 में से 2 गया 9, फिर आपका हो गया 2, 2 में 2 गया 0, 7, 270.9 केल्विन आंसर, 270.9 केल्विन आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो कितना आसान क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा। आप लोग, अगर हो सकता है कि कोई ऐसा भी स्टूडेंट हो जो क्वेश्चन देख के डायरेक्ट बनाना शुरू कर दे, और अगर आप बनाना शुरू कर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बना सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन हैं इसके, लेकिन वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा। मैं इसके बाद जो 2 क्वेश्चन और बता रहा हूँ वो आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का है, और वो दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पर बन जाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लिए होंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 है आपका एक्सरसाइज का, ठीक है। क्या है देखिए, ए 5% सॉल्यूशन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ए 5% सॉल्यूशन बाई मास ऑफ केन शुगर, 5% लिखा हुआ है, ठीक है, और लिखा हुआ ब्रैकेट में बाई मास, किस चीज का, शुगर, शुगर बोलिए या केन शुगर बोलिए, वही हुआ, ठीक है। ये दिया हुआ है इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट, इसका आपको फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ, देखिए सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िएगा, 271 केल्विन सॉल्यूशन का, ठीक है, इसका दिया हुआ है। उसके बाद कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर, ठीक है। देखिए मैं यहां पर बीच में लाइन खींच देता हूं, ठीक है, आपको बनाने में बहुत सुविधा होगा। 5% दोबारा बोला है, लेकिन इस बार बाई मास लिखा नहीं है, लेकिन इसको बाई डिफॉल्ट बाई मास ही मानिएगा आप, ठीक है। किस चीज का निकालने बोला है पता है, ग्लूकोज का, मतलब चीनी का आपको 5%, सब मिटा देता हूं, ठीक है, चीनी का 5% का आपको फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, ग्लूकोज का 5% का फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इन दोनों में रिलेशन क्या है सर, ठीक है, ये इस डेटा को इस डेटा से क्या मतलब है, ठीक है। पहले ये एक बात देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, 5% बाई मास का मतलब क्या होता है, याद कीजिए कंसंट्रेशन टॉपिक। तो 5% लिखा हुआ है, तो इससे हम लोग क्या क्या समझेंगे, तो WB आपको 5 ग्राम है, और WA आपको 95 ग्राम है, ठीक है। अगर आपको WB WA डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो परसेंटेज के टर्म्स में ऐसे ही दे सकता है, ठीक है। उसके बाद MB हम लोग निकाल सकते हैं, चीनी का फॉर्मूला C12H22O11, ठीक है। आप निकाल लीजिएगा 12 गुने 12 प्लस 22 गुना 1 प्लस 16 गुने 11, 342 आएगा, मुझे याद है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसका आपको TF दिया हुआ है, TF दिया हुआ 271। अच्छा T नॉट F तो जरूर पता होगा आपको, 273.15 केल्विन, ठीक है। ये तो हम लोग जानते हैं 273.15 या 273 लेके भी काम कर सकते हैं, ये तो कंफर्म है, इतना ही होगा, ठीक है, क्योंकि पानी है, ठीक है, दोनों को पानी में ही डालने के लिए बोला है, इन वाटर लिखा हुआ भी है। अब सवाल आता है आपके मन में आ रहा होगा कि सर इस डेटा को इस डेटा से क्या मतलब है, ठीक है। तो देखिए लिंक खोजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर आपके पास दिमाग लगा रहे हैं आप, तो आपको शायद पता चल गया होगा कि इस डेटा को इस डेटा से क्या मतलब है। देखिए इधर आपको WB MB WA डेल्टा TF भी समझिए आपको पता है, क्योंकि इन दोनों को माइनस करके आप डेल्टा TF निकाल लेंगे। तो इसमें पता है कि हाँ नहीं है, इस डेटा से हम लोग KF निकालेंगे, क्या निकालेंगे, KF, और उस KF को निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए यहाँ के लिए आपको क्या क्या पता है, यहाँ के लिए भी WB आपको 5 ग्राम ही होगा, ठीक है, WA आपका 95 ग्राम ही होगा। उसके बाद MB आपको निकालना पड़ेगा ग्लूकोज का, C6H12O6, और इसका मैंने पहले भी निकाला है, 180 आता है ग्राम पर मोल, ठीक है। और इसके लिए T नॉट F तो वही होगा, T नॉट F में कोई चेंजेस थोड़ी है, 273.15 केल्विन ही होगा। तो यहां पर इस डेटा को इस डेटा से क्या मतलब, इसके पास एक एक्स्ट्रा चीज है TF, और इस TF के बल पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, KF, और उस KF को निकाल के यहां पे पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। मतलब यहां का KF यहां यूज होगा, और दोनों का KF क्यों सेम है, आपके मन में आ रहा होगा, अरे भाई KF सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, और दोनों का सॉल्वेंट तो पानी ही है, ठीक है, इसलिए लग सकते हैं। हो सकता है आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम लोगों को पानी का KF तो पता है, क्या वो डायरेक्ट रख सकते हैं, नहीं। देखिए अगर आपको KF डायरेक्ट पता है, ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल में इस डेटा का क्या महत्व हुआ, ठीक है। तो न्यूमेरिकल चाहता है आपसे यहां से आप KF को निकाल के यहां पे पुट करें, ठीक है। तो देखिए कैसे रखेंगे, तो रखते हैं हम लोग डेल्टा TF बराबर KF WB गुना 1000 बाई MB गुना WA। आप लोग बीच में लाइन खींच के नहीं बनाइएगा, मैं आपको समझाने के लिए कर दिया, पहले इसको निकाल के फिर इसको नीचे लिखिएगा, ठीक है। चलिए तो डेल्टा TF बराबर हो जाएगा T नॉट F माइनस TF, तो T नॉट F का कितना है 273.15 माइनस 271, KF निकालना है आपको
WB 5 गुने 1342 गुने 95, ठीक है। देखिए तो ये आपका कितना आएगा 0.15 तो हो गया, और आ गया 2.15 बराबर KF 5 गुने 1000/342 गुने 95। आपको लग रहा होगा मैं इसे काट क्यों नहीं रहा हूँ, आपको काटना नहीं है। देखिए आप दिमाग लगाइए, यहाँ से आप KF निकालिए, ठीक है, काटना नहीं है आपको। 2.15 इंटू 342 गुने 95/5 गुने 1000, इसको कैलकुलेट मत कीजिएगा, इसी वैल्यू को वहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा जगह बनाने के लिए इस साइड सब मिटा देता हूँ, क्योंकि सब का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, जगह नहीं था इसलिए मैंने इसको मिटा दिया, ठीक। देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, डेल्टा TF, आपको निकालना TF है लेकिन पहले डेल्टा TF निकालिए। KF WB इंटू 1000/MB इंटू WA, तो KF को रखिए आप पहले, तो 2.15 इंटू 342 गुने 95/5 गुना 1000, ठीक है, इंटू, अब यहाँ से देखिए 5 गुना 1000, MB कितना, MB हो गया 180 इंटू WA 95। अब देखिए फ़ायदा, अब समझ में आया मैंने क्यों नहीं काटा था, क्योंकि दोनों के लिए WB WA सेम था ना, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। तो आपको एक ही जगह कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगे तो कैलकुलेशन कम हो जाता है। और इसका आपको डेल्टा TF आएगा 4.08 केल्विन आएगा, कितना आएगा 4.08, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे TF, तो डेल्टा TF बराबर T0F माइनस TF, देयरफॉर TF इक्वल टू T0F माइनस डेल्टा TF। तो T0F कितना, तो T0F है आपका 273.15 माइनस 4.08, इससे आप माइनस कीजिए तो आपका आंसर आएगा 269.07 केल्विन आंसर, ये हो गया आपका, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अगर ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ रहा है तो कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया, क्योंकि ये NCERT का चुनिंदा क्वेश्चन है। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों कंफ्यूज होते हैं पता है, 2 बार 5% है ना, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि ये नहीं देखते हैं, सबको लगता है एक ही 5% को 2 बार लिख दिया होगा, ऐसा नहीं है। एक बार 5% शुगर का आपको दिया हुआ है और एक बार 5% ग्लूकोज का आपसे पूछ रहा है, लिंक दोनों में क्या है, KF, ठीक है। चलिए ये हो गया, ऐसे आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, आपका थर्ड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो देख लेते हैं। और वो भी NCERT का ही है, और NCERT का क्वेश्चन नंबर 21, अगर आप NCERT खोल के रखे हैं तो जस्ट आगे का क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। 20 के बाद 21वां क्वेश्चन NCERT का देखिएगा, ठीक है। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। 2 एलिमेंट्स A एंड B, 2 एलिमेंट है A और B, ठीक है। आपका थर्ड क्वेश्चन में आ गया, 2 एलिमेंट है A और B, फॉर्म्स कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला AB2 एंड AB4। 2 एलिमेंट है A और B मिलके 2 कंपाउंड बनाते हैं, एक बार बनाते हैं AB2 और एक बार बनाते हैं AB4, ठीक है। 2 एलिमेंट है, 2 तत्व हैं जो दोनों जुड़ के 2 कंपाउंड बनाते हैं, एक बार AB2 और एक बार AB4, ठीक है। व्हेन डिसॉल्व्ड इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, व्हेन डिसॉल्व्ड इन 20 ग्राम, मतलब 20 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, यानी कि बेंजीन आपका सॉल्वेंट है, यानी कि WA है आपका 20 ग्राम, ठीक है। 20 ग्राम ऑफ बेंजीन 1 ग्राम ऑफ AB2, अगर आपका AB2 1 ग्राम है यानी कि WB है आपका 1 ग्राम, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देता है, मतलब अगर लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया यानी कि आपको सीधा डेल्टा TF दे दिया है 2.3 केल्विन। और मैंने आपको एक बार पिछले वीडियो में बताया था कि जब आपको बहुत कम टेम्परेचर दिया हुआ हो, 2 केल्विन 3 केल्विन 2 डिग्री 3 डिग्री, तो आप समझ लीजिए कि वो डेल्टा का वैल्यू है, ठीक है। हाँ, वेयर एज 1 ग्राम ऑफ AB4, जबकि WA इसके लिए भी 20 ग्राम ही है, लेकिन इसके लिए WB है वही 1 ग्राम ही है, ठीक है। लोअर्स इट बाई, बस इसका डेल्टा TF अलग है और इसका डेल्टा TF है 1.3 केल्विन, ये 2.3 से घटाता है जबकि ये 1.3 से घटाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। उसके बाद KF दोनों का दिया हुआ है, KF तो दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि दोनों बेंजीन में ही घोला है, कितना 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल, और इसका भी KF वही होगा 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। यहाँ तक दिया हुआ है। कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ A एंड B, A और B का एटॉमिक मास आपसे पूछ रहा है। अब आपको लग रहा होगा सर एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो देखिए कैसे निकालता है। फॉर्मूला को मैंने मिटा दिया क्योंकि आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। पहला काम क्या कीजिए, यहाँ से आप एटॉमिक मास भूल जाइए, पहले आप AB2 का मास निकालिए, ठीक है, यानी कि MB बराबर वॉट, ठीक है, और यहाँ से भी निकालिए MB बराबर वॉट,
ठीक है, यहाँ एम बी डैश कर दीजिए क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैंने एम बी डैश कर दिया। देखिए तो कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को इस साइड नहीं लिखना आपको, इसको नीचे ही लिखना, मैंने इधर लिख दिया है। ठीक है, या मैं इससे काम करता हूँ, ये सारा डेटा को उस साइड लिख देता हूँ, AB4। ठीक है, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा लिखने में। 20 ग्राम और WB है आपका 1 ग्राम, डेल्टा TF है आपका 1.3 केल्विन और KF है आपका 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, MB निकालेंगे। तो डेल्टा TF इक्वल टू KF WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA। ठीक है, तो MB निकालने के लिए तो MB को इस साइड कर दीजिए और डेल्टा TF को उधर कर दीजिए। तो KF इंटू WB इंटू 1000 बाई डेल्टा TF इंटू WA। तो KF कितना है 5.1 इंटू WB है 1 गुना 1000 बाई डेल्टा TF 2.3 WA 20। इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा और मैं बता देता हूँ इसका आंसर आएगा आपको 110.87 ग्राम पर मोल। ये हो गया आपका AB2 का मोलिकुलर मास। ठीक है, सिमिलरली आप AB4 का भी निकालिएगा, इसे आप डैश कर दीजिए, डैश 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 डैश, सब ये तो डैश नहीं होगा। ठीक है, MB डैश बराबर व्हाट। ठीक है, क्वेश्चन में आपको MB और MB डैश नहीं पूछ रहा है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा क्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए, तो डेल्टा TF बराबर KF WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA। यहाँ भी डैश, यहाँ भी डैश, यहाँ भी डैश, यहाँ भी। देयरफॉर MB डैश इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ करके सीधे वैल्यू पुट कर देता हूँ कि KF तो वही होगा आपका 5.1 A गुना 1000, MB डैश डेल्टा TF इसका सिर्फ है 1.3 और WA है 20 ग्राम। देखिए सब कुछ वही है, खाली यहाँ 2.3 है, यहाँ 1.3 है और ये आपका आएगा 196.15। आप एक बार कैलकुलेटर से जरूर कैलकुलेशन को सारा मिला लीजिएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये हो तो गया सर, यही तो पूछ रहा है ना। आपसे AB2 और AB4 का मोलिकुलर मास नहीं पूछ रहा है, ये मॉलिक्यूलर मास है, पूरे AB2 का मोलिकुलर मास और पूरे AB4 का मोलिकुलर मास निकला है। आपसे A और B का अलग अलग एटॉमिक मास पूछा है, क्योंकि आपको पता है एटॉमिक मास के जुड़ने से ही मॉलिकुलर मास बनता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं इस साइड बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मान लेता हूँ लेट एटॉमिक मास ऑफ A। एक एटॉमिक मास को मान लेता हूँ मैं छोटा a, स्मॉल है। एक एटॉमिक मास को क्या मान लिया मैंने, A तो आपका एलिमेंट का नाम है ना, इसका एटॉमिक मास को मान लिया A। उसी तरह से एटॉमिक मास B का मैंने मान लिया स्मॉल b। ठीक है, अब देखिए AB2 जब बना होगा तो A का एक एटम और B के दो एटम के मिलने से बना होगा। ठीक है, तो A का एक एटम का मास A प्लस B का दो एटम यानी कि 2B, ये दोनों मिलके बना होगा ना, क्योंकि एटॉमिक मास जोड़ते हैं तब ना आपका मॉलिक्यूलर मास बनता है। जैसे H2O निकालने के लिए आप H और O दोनों का एटॉमिक मास को जोड़ते हैं तब ना H2O का मॉलिक्यूलर मास मिलता है। तो यहाँ समझिए पूरे AB2 का मास आपको पता है 110, इसमें A और B का नहीं पता है तो ये लिख दिया। इसका वैल्यू कितना है 110.87। ठीक है, आज जब आप AB4 बनाए होंगे, AB4 में एक AB4 को कैसे लिखेगा, A प्लस B 4 है इसलिए 4B और इन दोनों का मिलाकर के AB4 का मॉलिक्यूलर मास कितना आया है 196.15। अब ये इस दो इक्वेशन से आप A और B का वैल्यू निकालेंगे। तो इस इक्वेशन को देख के आपको क्लास 10 याद आ गया होगा। ठीक है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल आराम से निकाल सकते हैं। आप माइनस कीजिए, इसमें ये आपको 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन 2 माइनस 1 कर दीजिए तो A से A कैंसिल, 4B माइनस 2B यानी कि आपका हो जाएगा 2B और 196.15 माइनस 110.87 तो 2B इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस कीजिए, 15 में से 7 गया तो 8 हो गया, 10 में से 8 गया तो 2 हो गया, फिर आपका यहाँ हो गया 5, 5 में से जो हो गया 5, फिर आपका 9 में से गया तो 8, 1 में से ये हो गया आपका, तो B बराबर हो जाएगा 85.28/2 यानी कि 4 2 1 12 6 4 42.64 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका B का एटॉमिक मास हो गया, ये B का एटॉमिक मास हुआ। अगर आपको A का निकालना है तो इस B का वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। ठीक है, तो पुटिंग B इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो A प्लस 2B तो 2B का वैल्यू कितना आएगा, ही है 85.28 बराबर 110.87। देयरफॉर A इक्वल टू 110.87 माइनस 85.28 माइनस कर दीजिए और इसका आंसर आएगा आपका 25.59 ग्राम पर मोल। ये A का, ये हो गया आपका आंसर। A और B का एटॉमिक मास को निकालना था। ठीक है,
तो आप जब ये न्यूमेरिकल बनाए होंगे तो आपको लगा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपको 3 क्वेश्चन मैंने आपको बनवाया और आपको लगा होगा ये तीनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है और तीनों आपका अलग अलग ढंग का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, दूसरे में डाटा लिंक था और तीसरा में आप एकदम डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास के हेल्प से हम लोगों ने एटॉमिक मास को निकाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और ये तीनों क्वेश्चन टॉप क्लास के क्वेश्चंस थे। ठीक है, मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा। ये हो गया आपका डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। होमवर्क मैं दूंगा वो आपके स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगा, उसे आप लोग बनाइएगा। ठीक है, इस वीडियो के लिए थैंक यू।